हेलो गाइस, वेलकम टू रिस्टी एजुकेशन। सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ज़रीन आफरीन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ और मैंने पिछली क्लासेस में वैदिक सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन को कंप्लीट किया है, ठीक है। और आगे की क्लास आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। तो मतलब एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे हम, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरी प्रीवियस क्लासेस देखनी हो, मतलब सारा डिटेल से देखना हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप लोग देख सकते हो। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, मेरे वीडियो को, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ लाइक कर देना, और जो नए हो वो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और शेयर भी कर देना। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है गाइज। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि चावल की खेती के साक्ष्य कहाँ पे पाए गए हैं। तो सबसे पहला अगर ऑप्शन में देखिए, सबसे पहला क्या है कि आलमगीरपुर तथा सूरकोतला, और सेकंड है लोथल तथा रंगपुर, और थर्ड है सभी हड़प्पा के स्थल, फोर्थ है कालीबंगा। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि अगर हम थर्ड ऑप्शन को लेके चलते हैं, सभी हड़प्पा के स्थल, तो ऐसा तो नहीं है कि पूरे जितने भी हड़प्पा के स्थल मिले उन सब में चावल की खेती के साक्ष्य पाए गए, तो ये तो एकदम नहीं होगा, ठीक है। पहला तो ऐसे ही हट जाता है। और अगला देखिए कालीबंगा से भी नहीं मिली है, ठीक है। कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं गाइस, है ना। और एक आलमगीरपुर और सूरकोतला, यहाँ से भी नहीं मिले। इसका जो राइट आंसर है वो है लोथल तथा रंगपुर। मैंने आप लोगों को क्लासेस में बताया है गाइस कि चावल का जो साक्ष्य मिला है वो लोथल से मिला है। लोथल का मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। लोथल तथा रंगपुर, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लोथल और रंगपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि धन उधार देने का उल्लेख सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन है अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद और गोपद ब्राह्मण, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि इकोनॉमिक्स की बात की जा रही, धन उधार देने का उल्लेख पूछ रहा है, ठीक है। तो ये तो अर्थशास्त्र से रिलेटेड हो गया। तो मैंने आप लोगों को बताया, देखिए सबसे पहले अगर हम यजुर्वेद देखते हैं, यजुर्वेद के बारे में हमने बात करी है, तो यजुर्वेद से हमें इस टाइप का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। यजुर्वेद में हमें जितने भी कर्मकांड है और जितने भी कर्मकांड है, यज्ञ वगैरह, इन सब की जानकारी हमें यजुर्वेद से मिलती है, ठीक है गाइस। अगर शतपथ ब्राह्मण की बात की जाए तो शतपथ ब्राह्मण में भी इस चीज़ का उल्लेख कहीं नहीं मिलता, और ना ही गोपद ब्राह्मण में मिलता है। इसका जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है अथर्ववेद में। कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि अथर्ववेद में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है, जैसे कि चिकित्सा के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। और जादू टोना के ये मिलते हैं, जादू टोना का उल्लेख हो गया, चिकित्सा का उल्लेख हो गया, ठीक है। इन सब के साक्ष्य और इकोनॉमिक्स दृष्टि से भी हम अथर्ववेद को ही जानते हैं, है ना। तो धन उधार देने का जो प्रथम उल्लेख है वो अथर्ववेद से मिलती है, ठीक है गाइज। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऋग्वैदिक कालीन सभा के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। ये सही के बारे में पूछ रहा है, इसको ध्यान में रखना, क्योंकि कभी सही सही के बारे में भी पूछता है, कभी सही नहीं है भी पूछता है, ठीक है। तो ये सभा के बारे में पूछा जा रहा है कि ऋग्वैदिक कालीन सभा के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि सभा के योग्य व्यक्ति को सभ्य कहा जाता था। सेकंड है सभा के प्रसिद्ध व्यक्ति को सभासद कहा गया है। और थर्ड ऑप्शन है हमारा, यह सामंतों या बड़े बूढ़ों की सभा थी। तो सबसे पहले देखिए कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है गाइस कि जो सभा होती थी वो सामंतों या बड़े बूढ़ों की सभा होती थी, ठीक है। इसमें आम लोग नहीं इंक्लूड हो सकते थे, है ना। इससे अगर हम वर्तमान में बात की जाए, जो अभी करंट में हम लोग देखते हैं, तो इसे वर्तमान में राज्यसभा से रिलेट किया जा सकता है। किससे? राज्यसभा से हम इसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो सही हो गया, ठीक है।
और फिर देखिए सभा के योग्य व्यक्ति को क्या कहा जाता है, सभ्य कहा जाता है। ये भी मैंने आप लोग को बताया, तो ये भी सही है। और अगर दोनों सही हो गया गाइस तो थर्ड तो ऑटोमेटिकली सही है, क्योंकि यहाँ पे उपरोक्त सभी आंसर आ जाएगा, है ना, दोनों सही है। तो सेकंड एक बार देख लेते हैं, सभा के प्रसिद्ध व्यक्ति को सभासद कहा गया है, ये भी सही है गाइस, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन, वो शिव की आकृति को पहचानने के लिए दिए गए कारणों में से कौन सा एक सही है। ठीक है, तो शिव की आकृति, देखिए मैंने आप लोग को जब हड़प्पा बढ़ा रही थी मैं, तो मैं आप लोग को बताई थी कि मोहनजोदड़ो से एक पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। ठीक है, और जिसके चारों ओर कुछ जानवर भी है ना। तो यहाँ पूछ रहा है कि उसे पहचानने के लिए जो यहाँ पे दी गई है उसमें से कौन सा सही है। तो ये आप लोग को बताना है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, या एक लिंग के रूप में अंकित है। सेकंड जो है, या एक योगी के रूप में अंकित है। थर्ड है, या पशुओं से घिरा हुआ है। और फोर्थ है, या एक स्त्री की आकृति के रूप में दिखाया गया है जो पार्वती की पहचान रखती है। ठीक है, तो मैंने आप लोग को दिखाया था, तो एक बार और हम देख लेते हैं उस पिक को। देखिए ये आपका पशुपति शिव की मूर्ति है ना, शिव की मूर्ति। तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये एक योगी की अवस्था में है गाइस, है ना। इसके चारों ओर कुछ जानवर है और यह एक योगी की अवस्था में है। तो एक बार और हम ऑप्शन को देखते हैं। देखिए, तो यह एक लिंग के रूप में है, तो ये तो गलत हो गया, है ना। ये तो एक लिंग के रूप में नहीं है, या एक योगी के रूप में, तो ये तो सही हो जाएगा। यह पशुओं से घिरा हुआ, अभी हमने देखा कि यह चारों ओर पशुओं से घिरा हुआ है ना। और यह एक स्त्री का आकृति, ये तो गलत है ना गाइस, क्योंकि यह एक स्त्री की आकृति के रूप में नहीं है जो पार्वती के पहचान, ये पूरा गलत है। तो हमारा जो सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3। तो देखिए 2 और 3 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, है ना, इसलिए आप लोग थोड़े ध्यान से कीजिएगा क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की क्रियाओं तथा विश्वासों का होना आवश्यक रूप से कहा जा सकता है ना। मतलब यहाँ पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में जो भी हड़प्पा सभ्यता के लोग जो विश्वास करते थे, है ना, उन सब में कौन सा सही है ना, क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं। पहला क्या बोल रहा है कि पेड़ों, पशु तथा पक्षियों की पूजा। सेकंड बोल रहा है भूत प्रेतों में विश्वास। थर्ड बोल रहा है पत्थर के प्रतीकों की खोज से सबूत मिले हैं कि वे लिंग पूजा करते थे। एंड फोर बोल रहा है कि मृत्यु के पश्चात जीवन पर उन्हें विश्वास था, जैसा कि धनी के दफनाने की प्रक्रिया से पता चलता है। ठीक है, तो लाइन से हम देखते हैं। सबसे पहला देखिए कि वे लोग पेड़ों, पशु तथा पक्षियों की पूजा करते थे, ये तो एकदम करेक्ट है गाइस। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्थल से, हड़प्पा के बहुत सारे स्थल से ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि वे लोग पेड़, पशु, पक्षी सबकी पूजा करते थे, क्योंकि इन सबकी मूर्तियाँ मिली है। ठीक है, हाँ, मान हम लोग हड़प्पा की बात कर ले तो हड़प्पा से एक नारी की मूर्ति मिली है। ठीक है, एक महिला की मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से एक पेड़ निकलता हुआ दिखाया गया है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि वे लोग पेड़ पौधों की भी पूजा करते थे, तो ये तो सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी अगला पॉइंट देखिए, क्या बोल रहा है कि भूत प्रेतों में विश्वास। ये भी बिल्कुल करेक्ट है गाइस। क्यों, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा और कालीबंगा, ठीक है, इन सब क्षेत्रों से, इन सब स्थलों से बहुत सारे तावीज़ मिले हैं। ठीक है, तांबे के बने तावीज़ मिले, जिससे पता चलता है कि वो लोग भूत प्रेतों में विश्वास करते थे। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। पत्थर के प्रतीकों की खोज से सबूत मिले कि वे लिंग पूजा करते थे। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि वहाँ पे मोहनजोदड़ो से एक पशुपति शिव की मूर्ति मिली थी, वो किसकी थी, पत्थर की थी कि वे लोग, तो उससे क्या पता चलता है कि वे लोग लिंग पूजा करते थे। ठीक है, शिव की मूर्ति मिली मीन्स वे लोग लिंग की भी पूजा करते थे, ये भी करेक्ट है गाइज। फोर्थ ऑप्शन देख लीजिए, क्या बोल रहा है कि मृत्यु के पश्चात जीवन पर उन्हें विश्वास था, जैसा कि धनी के दफनाने की प्रक्रिया से पता चलता है। देखिए इस ऑप्शन को हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया कि बहुत सारे स्थल से मीन्स जैसे ये पाषाण काल का अगर हम लोग ले ले तो बुर्ज़होम, और अगर हड़प्पा काल का ले ले तो मोहनजोदड़ो हो गया, ठीक है, राखी गढ़ी हो गया, है ना। इन सब स्थलों से मतलब ऐसे साक्ष्य मिले हैं
कालीबंगा, अगर कालीबंगा की बात की जाए तो वहाँ पे मिले ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि वहाँ पे मृतकों को दफनाने के बाद उनके साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे, है ना, उनकी ज़रूरत की चीज़ें। मतलब ऐसा माना जाता था कि वो लोग मरने के बाद उन लोग को वो सारे सामान मतलब जहाँ वो लोग गए हैं दूसरी दुनिया में भी काम आ सके। तो इससे ये जाहिर होता है कि वो लोग मृत्यु के बाद जीवन में भी विश्वास रखते थे, तभी तो वो लोग उसके अगल बगल सारी चीज़ उनके ज़रूरत के सामान को भी डाल करके दफनाते थे, है ना। तो ये भी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, आई होप आप लोग को सारा समझ में आया होगा अच्छे से। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ये सूची 1 और सूची 2 दी गई है। ठीक है, ये है आपका सूची 1, है ना, और ये है सूची 2। तो सूची 1 और सूची 2 को एक दूसरे से मैच करना है। ठीक है, ये मैचिंग वाली क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं गाइस, है ना। तो सबसे पहला देखिए क्या पूछ रहा है, कब्रिस्तान R37 मैंने आप लोग को अच्छी तरह से करवाया है। अगर जिसने मेरी क्लासेस देखी हो तो वो ये क्वेश्चन को पूरा सही कर देगा आराम से। देखिए, और सेकेंड क्या बोल रहा है, सामान रखने का स्थान। थर्ड है नृत्य करती लड़की की आकृति। और फोर्थ है जूते हुए खेत के साक्ष्य। अभी जस्ट हमने पढ़ा गाइस कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं, तो कालीबंगा में मिले हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले अगर कब्रिस्तान R37 की बात की जाए तो मैंने आप लोग बताया है कि ये हड़प्पा स्थल से मिले हैं। ठीक है, कि यहाँ से 2 कब्रिस्तान मिले हैं, एक R37 और एक सॉरी मुझे याद नहीं है, तो मैं आप लोग को बता दूंगी। मतलब यहाँ से 2 कब्रिस्तान मिले हैं, है ना। अगर सेकंड बोल रहा है कि सामान रखने का स्थान कहाँ से मिला है, तो सामान रखने का जो स्थान मिला है वो लोथल से मिला है गाइस। ठीक है, इसको याद रखना। मतलब लोथल देखिए एक बंदरगाह भी था। मैंने आप लोग को बताया है कि जो लोथल था वो एक बहुत बड़ा बंदरगाह था। तो वहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्री भी मिले हैं, है ना, मन के बनाने के फैक्ट्री मिले हैं और वहाँ पे सामान रखने का स्थान भी है। और थर्ड बोल रहा है कि नृत्य करती लड़की की आकृति कहाँ मिली है, तो ये मैंने आप लोग को बताया मोहनजोदड़ो। मैंने आप लोग को पिक्स भी दिखाई थी गाइस, है ना, ये मोहनजोदड़ो से मिली है। और जूते हुए खेत का साक्षी अभी हमने पढ़ा कि ये कालीबंगा से मिली है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट का क्या हो जाएगा, हड़प्पा। सेकंड क्या क्या हो जाएगा, लोथल। और नृत्य करती लड़की की आकृति का क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। एंड जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा। ठीक है, अगर आप लोग को 1-2 ऑप्शन का भी आता है गाइस तो आप लोग अच्छे से इसे मैच कर सकते हो, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि उत्तर वैदिक कालीन पूजा पद्धति के विषय में क्या कौन सा कथन सत्य है, सही पूछ रहा है गाइस। ओके, तो ये ध्यान रखना कि जो मैंने आप लोग को 2 काल बताया, ठीक है, एक ऋग वैदिक काल बताया है। कौन सा बताया, एक ऋग वैदिक काल जिसकी जो डेट है वो है 1500 से 1000 BC। ठीक है, और एक उत्तर वैदिक काल बताया है, उत्तर वैदिक। इसका डेट याद रखना गाइस, बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसका जो डेट है वो है 1000 से 600 BC। ठीक है, ईसा पूर्व, ये याद रखना। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है पूछ रहा है। पहला क्या है कि यज्ञों में बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाती थी तथा यज्ञकर्ता को सूत्रों का सावधानी से उच्चारण करना होता था। सेकंड पूछ रहा है कि प्रार्थना का महत्व घट गया तथा यज्ञ का महत्व बढ़ गया। थर्ड बोल रहा है कि सोम यज्ञ जैसे सरल यज्ञों के अतिरिक्त बड़े बड़े यज्ञ होते थे जिन्हें सत्र कहते थे। तो पहला ऑप्शन अगर हम लोग देखते हैं कि देखिए यज्ञों में जो बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाती थी, है ना, मैंने आप लोगों को मतलब 5-6 तरह के यज्ञ बताए थे, है ना, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और भी बहुत सारे। तो उसमें एक ऐसा यज्ञ था जिसमें पशु बलि भी दी जाती थी। अगर जिसने मैंने प्रीवियस क्लासेस देखे उन्हें याद होगा, मैंने आप लोग को बताया था कि एक यज्ञ जो है सौत्रामणि यज्ञ। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ सौत्रामणि यज्ञ। देखिए ये ऐसा यज्ञ था कि इसमें बड़े पैमाने पर पशुओं की बलि दी जाती थी। ठीक है, तो ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना, कि यज्ञों में बड़े पैमाने पर पशु की बलि दी जाती थी तथा यज्ञकर्ता को सूत्रों का सावधानी से उच्चारण करना होता था। ये बिल्कुल सही है गाइस।
अगर अगला देखें नेक्स्ट ऑप्शन, तो बोल रहा है कि प्रार्थना का महत्व जो था वो घट गया तथा यज्ञ का महत्व बढ़ गया। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है गाइज, क्योंकि उस समय तक जो ऋग्वैदिक काल में यज्ञ का उतना महत्व नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते यज्ञ का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था गाइज, है ना। तो ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड बोल रहा है कि सोम यज्ञ जैसे सरल यज्ञों के अधिक बड़े बड़े यज्ञ होते थे, है ना। एक बहुत सारे बड़े बड़े यज्ञ भी होते थे, मैंने अभी आप लोगों को बताया। एक जैसे अश्वमेध यज्ञ हो गया, राजसूय हो गया, वाजपेयी यज्ञ हो गया, वाजपेयी जिसमें राजा रथ दौड़ करवाता था, है ना। एक अग्निष्टोम यज्ञ हो गया, पुरुष मेध यज्ञ हो गया, जिसमें मतलब एक विद्वान के स्वस्थ और विद्वान पुरुष की बलि दी जाती थी, है ना। तो इसमें यज्ञ का महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, और इसमें बहुत सारे मतलब बड़े बड़े यज्ञ भी होते थे जिन्हें सत्र कहते थे। ये भी बिल्कुल करेक्ट है गाइस। जब ये दोनों सही है तो ये भी तो सही होगा, और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ये सारे सही है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। तो हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वैदिक कालीन शिक्षा के विषय में कौन सा कथन सत्य है। क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है शिक्षा के विषय में। तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि अध्ययन के मुख्य विषय व्याकरण और ज्यामितीय थे। सेकंड है वेद पाठ ब्राह्मणों तक ही सीमित था। थर्ड बोल रहा है कि शिक्षा की अनुमति केवल उच्च जातियों को ही प्राप्त थी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए कि जो अध्ययन के मुख्य विषय जो थे व्याकरण तो थे ही गाइस, है ना। व्याकरण आपके आप वैदिक काल से लेकर के आप आगे तक देखो, वैदिक काल हो गए, महाजनपद काल हो गए, ठीक है। और बहुत सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ मिली हैं, जिसकी नालंदा थी, विक्रमशिला हुई है, तक्षशिला हुई है, नालंदा विश्वविद्यालय हुआ है, ठीक है। इन सब में व्याकरण और ज्यामितीय ये सारे अध्ययन के मुख्य विषय थे ही, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड बोल रहा है कि वेद जो था वो ब्राह्मणों तक ही सीमित था गाइस। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वैदिक काल में जो थे वो चार वर्णों में बट गए थे, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें से ब्राह्मण को सबसे ज़्यादा उच्च समझा जाता था, ठीक है। क्षत्रिय जो होते थे वो मतलब युद्ध वगैरह लड़ते थे, है ना। जितने भी राजा हो गए वो क्षत्रिय थे, ठीक है। और वो लोग तो वेद पाठ वगैरह करेंगे नहीं, है ना, क्योंकि वो लोग युद्ध लड़ते थे। और जो वैश्य हो गए वो लोग, जैसे आज के दौर में किसान को देख लीजिए, वो वैश्य के कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि वो लोग व्यापारी होते थे या तो खेती बाड़ी करते थे, ठीक है। और शूद्र को सबसे नीचे की संज्ञा दी गई है, वो लोग इन तीनों की सेवा करते थे। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जो वेद पाठ था वो ब्राह्मणों तक ही सीमित था, उसके नीचे के कास्ट नहीं करते थे, है ना। क्षत्रिय का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि वे लोग ज़्यादातर उनकी ज़िंदगी जो थी वो युद्ध में ही गुजरती थी, है ना। तो और वैश्य भी नहीं, और शूद्र को तो मतलब छूने भी नहीं दिया जाता था, है ना। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, शिक्षा की अनुमति केवल उच्च जातियों को ही प्राप्त थी। ये भी बिल्कुल करेक्ट है गाइस, कि जो शिक्षा की अनुमति थी वो नीची जातियों को कभी भी प्राप्त नहीं थी उस टाइम में। जो जो ऊंची जाति होते थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय होते थे, इन लोगों को ही शिक्षा की अनुमति प्राप्त थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, है ना। देखिए अगर ये सब में उपरोक्त सभी आ रहा है तो ऐसा मत कीजिएगा कि अगर क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन आ जाए और उपरोक्त सभी आ जाए तो फिर भी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ के, क्योंकि कभी कभी ये ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी ये ऑप्शन नहीं होता है, कुछ गलत भी दे देते हैं, है ना। तो आप लोग ध्यान से पढ़ के कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर चले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किस उपनिषद में सर्वप्रथम त्रिमूर्ति के विषय में चर्चा हुई है। त्रिमूर्ति, देखिए गाइस, त्रिमूर्ति के बारे में समझिए कि त्रिमूर्ति सबसे पहले किसे कहा जाता था, ब्रह्म, विष्णु और महेश, है ना। इसे त्रिमूर्ति की संज्ञा दी गई। इससे भी आप लोग याद रखना, ये भी पूछा जाता है कि त्रिमूर्ति कौन कौन से देवताओं को कहा जाता था। उसमें से आप लोग को 4 ऑप्शन दे देगा और एक को आप लोगों को हटाना होगा, ठीक है। तो किसे कहा जाता था, एक ब्रह्म, विष्णु और एक महेश, ठीक है। इन तीनों को त्रिमूर्ति की संज्ञा दी गई। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि त्रिमूर्ति के विषय में किस उपनिषद में चर्चा हुई है। तो ऑप्शन देखिए, सबसे पहला बोल रहा है कठोपनिषद,
सेकंड बोल रहा है बृहदारण्यक उपनिषद, थर्ड बोल रहा है मुंडकोपनिषद, फोर्थ है जबालोपनिषद। सो सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा गाइस, पहले आप लोग ये जान लो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मुंडकोपनिषद। ठीक है, मुंडकोपनिषद में सबसे पहले त्रिमूर्ति के विषय में चर्चा हुई है ना। और आगे देखिए कठोपनिषद, मैंने आप लोग को बताया है। देखिए इसके अलावा भी ये सारा ऑप्शन भी आप लोग को क्लियर होना चाहिए, है ना, किस में किस चीज़ की जानकारी मिलती है। तो कठोपनिषद में मैंने आप लोग बताया कि सबसे पहले यम और नचिकेता के बीच जो वार्ता हुई थी उसकी जानकारी मिलती है ना। और बृहदारण्यक उपनिषद जो हो गए, ये उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और अगर सबसे छोटे उपनिषद की बात की जाए तो वो छांदोग्य उपनिषद है ना। कौन सा उपनिषद है, वो है छांदोग्य उपनिषद, सबसे छोटी उपनिषद है। और सबसे बड़ी उपनिषद की बात कीजिए तो वह है बृहदारण्यक उपनिषद। और मुंडकोपनिषद देखिए, इसमें एक त्रिमूर्ति के विषय में भी बात की गई है। और मुंडकोपनिषद से हमें सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है, ये भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन में करवाया है। ठीक है, और एक जबालोपनिषद में सबसे पहले हमें 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। आश्रम व्यवस्था जब मैंने आप लोगों को बताया था उसमें बताया था कि 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया, वानप्रस्थ आश्रम हो गया, गृहस्थ आश्रम हो गया, नहीं सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर वानप्रस्थ, फिर गृहस्थ, फिर संन्यास आश्रम। ठीक है, तो ये 4 आश्रम, इन 4 आश्रमों के बारे में सबसे पहला उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है जबालोपनिषद से। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा सारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर जिस पर भगवान एक योगी की मुद्रा में है या चारों तरफ 4 पशु। अभी जस्ट मैंने क्या, देखिए ये जो पशुपति शिव की मूर्ति से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इन सारे क्वेश्चन को ऐड किया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि इसमें कौन कौन से पशु है, ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन भी है गाइस, है ना। तो ऑप्शन देखिए, सबसे पहले बोल रहा है चीता, गैंडा, सांड, घोड़ा। सेकंड बोल रहा है चीता, गैंडा, सांप और बैल। थर्ड बोल रहा है शेर, गैंडा, सर्प और बैल। फोर्थ बोल रहा है चीता, गैंडा, सांड और हाथी। तो पहले मैं आप लोग को दिखा देती हूँ उसकी पिक। देखिए, तो ये हो गई आपकी पशुपति शिव की मूर्ति। ठीक है, इसके चारों ओर कुछ जानवर है, तो आप लोग देख लीजिए कौन कौन सा, ये देखने में भी पता चल रहा है कौन कौन सा। सबसे पहले ये क्या है, ये हो गया आपका, ये है हाथी, है ना, मैंने आप लोग को पहले ही बताया है। और ये हो गया बाघ। ठीक है, ये हो गया गैंडा, दिखने से भी लग रहा है गाइस, है ना। और ये हो गया भैंस या तो इसे सांड भी कहते हैं। ठीक है, अब हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। देखिए अब वो सारे ऑप्शन किस किस में वो आप लोग ढूंढिए। तो इसमें क्या बोल रहा है, पहला में चीता, गैंडा, सांड तथा घोड़ा, तो घोड़ा तो नहीं था तो ये तो हट गया। ठीक है, सेकंड में क्या, चीता, गैंडा, सांप और बैल, तो सांप भी नहीं था और बैल भी नहीं था तो ये भी हट गया। थर्ड बोल रहा है शेर, शेर तो था ही नहीं और सांप भी नहीं था। ठीक है, ये भी हट गया। देखिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ। ठीक है, क्या है, फोर्थ क्या है, अभी मैंने आप लोग बताया चीता या बाघ एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ नहीं मीन्स अलग है। चीता, गैंडा, सांड और हाथी, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हड़प्पा नगर किसके द्वारा शासित होते थे। मीन्स हड़प्पा नगर में किसके द्वारा शासन किया जाता था, है ना। ऑप्शन देखिए, पहला बोल रहा है कि राजा, व्यापारी व अल्पवर्ग, पुजारी वर्ग, उपरोक्त में से एक भी नहीं। देखिए अगर पहले की बात की जाए राजा, तो हड़प्पा काल में ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है कि वहाँ पे राजा शासन किया करते थे, है ना। और सेकंड बोल रहा है कि व्यापारी तथा अल्पवर्ग, ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं मिला है ना। थर्ड बोल रहा है पुजारी वर्ग, ये भी कोई साक्ष्य नहीं मिला है ना। देखिए वहाँ पे मतलब पुरातात्विक स्रोत से ऐसे कोई भी साक्ष्य नहीं मिले कि वहाँ पे किसी के द्वारा शासन भी किया जाता था, है ना। तो इसमें से ये तीनों कोई भी नहीं होंगे। और अगर हम लोग साहित्य की बात की जाए तो वहाँ की जो लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि थी, है ना, जिसे हम लोग ब्रोस्टोफोर्दन लिपि कहते हैं। तो ये तो मतलब वहाँ की लिपि आज तक पढ़ी ही नहीं जा सकी है, तो उससे तो पता ही नहीं लगता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त में से
कोई नहीं, क्योंकि वहाँ पे ऐसा मतलब जितने भी विद्वान हैं वो ऐसा मानते हैं कि वहाँ पे कोई भी राजा के द्वारा शासन नहीं, किसी के मतलब किसी के द्वारा भी शासन नहीं किया जाता था, है ना। ये चीज़ याद रखना आप लोग। वहाँ पे ना ही किसी के द्वारा शासन किया जाता था और ना ही कोई हेड होता था, ठीक है गाइस, इस चीज़ को याद रखना। और नेक्स्ट चलते हैं। और बाकी जो मैंने आप लोग बताया सभा समिति विदत के बारे में बताया, तो ये सारे वैदिक काल में हुए। हड़प्पा सभ्यता में इन सब के बारे में कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहला है दायमाबाद, सेकंड है राखीगढ़ी, थर्ड है सूतकांगेर और फोर्थ है कोट दीजी। और देखिए इसमें क्या मैच करना है कि ये कुछ हड़प्पा स्थल दिए गए हैं और ये वर्तमान आधुनिक नाम दिए गए हैं जहाँ पे वो सारे स्थित है, ठीक है। तो पहला देखिए, पहला है दायमाबाद, ठीक है। तो दायमाबाद जो है वो कहाँ पे स्थित है, मैंने आप लोगों को बताया है कि जो दायमाबाद था वो सबसे साउथ का एरिया है, ठीक है, सबसे ज़्यादा दक्षिण का एरिया है। तो इसमें से दक्षिण का एरिया कौन सा हुआ, जाहिर सी बात है महाराष्ट्र सबसे दक्षिण में है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा वो है महाराष्ट्र, है ना। और सेकंड बोल रहा है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी भी मैं आप लोगों को मैप में दिखाऊंगी कहाँ पे है। राखीगढ़ी जो है वो है हरियाणा में, ठीक है गाइस। और थर्ड बोल रहा है सूतकांगेडो, सूतकांगेडो मैंने आप लोग बताया है कि ये जो एरिया था ये सबसे पश्चिम का एरिया था, ठीक है, ये सबसे पश्चिम का एरिया था जो है बलूचिस्तान में। और जो रोजदी है, रोजदी मैंने आप लोग को बताया है ये है गुजरात का एरिया है, ठीक है। तो ये होगा। और मैं आप लोग को मैप में दिखा देती हूँ कि कहाँ कहाँ पे ये सारा, देखिए। तो सबसे पहला जो था वो था दायमाबाद, देखिए सबसे नीचे मैंने आप लोग को बताया सबसे दक्षिण का एरिया है, तो ये हो गया दायमाबाद, ठीक है, महाराष्ट्र का एरिया है। और सेकंड था राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी मैंने आप लोग बताया वो हरियाणा में था, देखिए हरियाणा का एरिया ये है आपका राखीगढ़ी। शायद आप लोग को ठीक से दिख नहीं रहा, यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे है राखीगढ़ी, ठीक है। और एक था सूतकांगेडोर, सूतकांगेडोर जो है वो सबसे पश्चिम का इलाका है गाइस। तो ये हो गया आपका पश्चिम, सबसे किनारे कौन सा, सूतकांगेडोर, ये बलूचिस्तान का एरिया है, ठीक है। और फोर्थ जो ऑप्शन था वो था रोजदी, रोजदी मैंने आप लोगों को बताया कि वो गुजरात में है, देखिए रोजदी जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये मैप आप लोग काफ़ी ध्यान से देखना गाइस, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैप से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, है ना। और अभी मैंने आप लोग बताया सबसे दक्षिण का एरिया है, इस चीज़ को भी याद रखना कि सबसे दक्षिण में कौन है तो दायमाबाद है, और सबसे पश्चिम में कौन है तो सूतकांगेडोर है। इसकी ट्रिक भी मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है, आप लोग मेरी क्लासेस देख सकते हो। और सबसे पूरब में कौन है तो इधर है आलमगीरपुर, ठीक है, सबसे पूरब में है वो है आलमगीरपुर। ये मैं आप लोग को बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और सबसे मतलब उत्तर का एरिया जो है वो है मांडा, ठीक है, ये हो गया उत्तर दक्षिण और ये हो गया पूरब पश्चिम। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलें। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल कब्रिस्तान एच संस्कृति का प्रमाण देता है। कब्रिस्तान एच गाइस अभी मैंने आप लोग को बताया, कब्रिस्तान R37 के दो कब्रिस्तान मैंने आप लोग को बताया, एक जो मुझे याद नहीं था अभी इसमें आ चुका है। एक कब्रिस्तान क्या था, एक R37 और एक था कब्रिस्तान H, ठीक है। ये दो कब्रिस्तान कहाँ से मिले हैं, वो हड़प्पा से मिले हैं। तो इससे तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी मैंने बताया है, अभी हम लोगों ने किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हड़प्पा, ठीक है। तो हम लोग और भी ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। एक है चनहोदड़ो, तो चनहोदड़ो से हमें मनका बनाने की फैक्ट्री मिली है, ठीक है। और लिपस्टिक जितने मतलब मेकअप के सामान होते हैं, सॉरी वो चनहोदड़ो से, हाँ हाँ, जितने मेकअप के सामान होते हैं वो सारे चनहोदड़ो से मिले हैं। एक मोहनजोदड़ो से बहुत कुछ मिले हैं, ठीक है गाइस। एक तो फैक्ट्री भी मिली है मनका बनाने की, और एक पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, मैंने आप लोग को बहुत बार बताया है, ठीक है। एक नृत्य करती हुई एक डांसिंग गर्ल मिली है, ठीक है।
और एक देवी माँ की मूर्ति भी मिली है, बहुत सारी चीज़ मिली है। और कालीबंगा जो हो गया, कालीबंगा में जुते हुए खेत का साक्ष्य, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, है ना, वो कालीबंगा से मिलता है। तो शायद मैं आप लोग को नहीं करवाई हूँ, मतलब मैं अगला सेशन आप लोग का ले लूँगी कि एक साइड आप लोग के मीन्स जितने भी हड़प्पा स्थल है वो हो जाएंगे, और एक साइड में जितनी भी चीज़ें मिली हैं वो आप लोग को याद करने में काफ़ी ज़्यादा इजी होगी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से जो मेन क्वेश्चन बनता है गाइस वो इसी का बनता है कि कौन से स्थल से कौन सी चीज़ें मिली हैं, है ना। ये क्वेश्चन बहुत सारा बनता है, जिसने किया होगा उन्हें पता होगा क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस काल में संलग्न है, मीन्स हड़प्पा सभ्यता को हम कौन सा काल बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन देखिए, नवपाषाण युग, एक है कांस्य युग, एक है पुरापाषाण युग, एक है लौह युग। ये तो सबसे पहले नवपाषाण काल ये तो होगा ही नहीं गाइस, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो पाषाण काल के बाद हुई है। ठीक है, तो देखिए पाषाण युग के बारे में आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, बट मैं थोड़ा सा यहाँ एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि देखिए सबसे पहले जो थे, मैंने आप लोग को हिस्ट्री का 3 चरण बताया था, एक प्रागैतिहासिक काल, एक आद्य ऐतिहासिक काल, एक ऐतिहासिक काल। तो हम लोग जो मतलब हड़प्पा के बारे में जो हमने पढ़ा है वो मैंने आप लोग को बताया है कि वो आद्य ऐतिहासिक काल का है। ठीक है, पोस्ट हिस्ट्रिकल एज का है। क्यों? क्योंकि उसमें जो लिखित साक्ष्य मिले हैं, परंतु लिखित साक्ष्य तो मिले परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है। और इसके पहले जो प्रागैतिहासिक काल था, जो प्री हिस्ट्रिक पीरियड थी, ठीक है, तो उसमें ऐसे काल को उसे कहा जाता है कि जो जिसमें लिपि भी नहीं मिली है, लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध ही नहीं है। और वो कौन सा काल था? वो पाषाण काल था, जिसमें लोग घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे, है ना, जो मतलब जंगल में रहा करते थे, पत्ते वगैरह पहना करते थे। उस समय किसी भी चीज़ का डेवलप नहीं हुआ था, है ना। तो और इस चरण में जो अगर हम लोग पाषाण काल की बात करें तो वो तीन में बटा हुआ है। एक है पुरापाषाण काल, ठीक है, एक है पुरापाषाण काल। देखिए इसका आप लोग डेट याद रखो, इसका डेट जो हो जाएगा वो सबसे पहले सबसे प्रारंभ से 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 BC। ठीक है, एक है इसके बाद आ जाता है मध्य पाषाण काल। हाँ, मध्य पाषाण काल, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 10,000 से 5500 BC। ठीक है, और नेक्स्ट है नवपाषाण काल, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ था गाइस, है ना। नवपाषाण काल, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 5500 से 3000 BC। और इसके बाद का जो काल आता है आद्य ऐतिहासिक काल में, वो हड़प्पा आता है गाइस, है ना। हड़प्पा का जो हम लोगों ने टाइम पीरियड पढ़ा था NCERT के अनुसार जो था, जो मतलब सारे ज़्यादातर स्कॉलर मानते हैं, वो था 2350 BC से लेकर के 1750 BC। ठीक है, तो ये आप लोग टाइम पीरियड अच्छे से याद रखना। ठीक है, एक लौह काल भी ऑप्शन दी गई है। जो लौह काल थी गाइज वो हड़प्पा काल के बाद जो वैदिक काल आया, वैदिक काल में भी लोहे की खोज नहीं हुई थी। वैदिक काल के बाद जो महाजनपद काल आया, ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे का प्रथम साक्ष्य मिलता है ना। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। अब हम ऑप्शन की ओर चलते, तो नवपाषाण काल तो होगा नहीं, देखिए पूरा पाषाण काल भी नहीं होगा, अभी हमने पढ़ा। लौह युग भी नहीं होगा, अभी मैंने आप लोग को बताया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कांस्य युग। ठीक है, इसे कांस्य युग भी कहते हैं क्योंकि वहाँ पे कांस्य की बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, मैंने आप लोग को बताया है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बोल रहा है, सभा और समिति को प्रजापति की 2 कन्याएं किस वेद में कहा गया है। ये बहुत ईजी है गाइस, मैंने आप लोग को अच्छी तरह बताया है कि ये किस में कहा गया है, ये अथर्ववेद में कहा गया है, तो इसे आप लोग याद रखना, है ना। प्रजापति की सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री या 2 कन्याएं कहा गया है, ठीक है, किसमें, अथर्ववेद में।
अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो देखिए अथर्ववेद में अभी हमने पढ़ा कि इसमें धन उधार लेने का साक्ष्य भी मिलता है, ठीक है। इसमें चिकित्सा का उल्लेख भी मिलता है, जादू टोना का भी उल्लेख मिलता है ना। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में हमें मंत्र हो गए, ऋचि हो गई, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। सामवेद जो है वो गायन का वेद है, सॉन्ग हो गया, गाने से संबंधित वेद है ना, तो गाने से संबंधित चीज़ें सामवेद में मिलती है। यजुर्वेद में जितने भी कर्मकांड यज्ञ वगैरह हो गए वो यजुर्वेद से पता चलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसका विचार था कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत था। तिब्बत किसने कहा है गाइस, ठीक है। मैंने आप लोगों को एक चार्ट में बताया है सारा, अगर आप लोगों ने याद किया होगा तो आप लोगों को पता होगा। देखिए तो जो तिब्बत का बताया है वो दयानंद सरस्वती ने बताया है, ठीक है। आप लोग जाके देख सकते हो चार्ट्स में जो मैंने आप लोगों को बताया है। जो आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत जो बताया वो दयानंद सरस्वती ने बताया है। अगर अब हम लोग मैक्स मुलर का देख लेते हैं कि मैक्स मुलर ने कहाँ बताया है। देखिए मैक्स मुलर ने आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया बताया है, ठीक है। मध्य एशिया जो है वो मैक्स मुलर ने बताया है। मध्य एशिया, ठीक है। और लेसन वगैरह तो हमने पढ़ा ही नहीं है तो ये तो होगा ही नहीं। और डॉक्टर गाइल्स, तो गाइल्स का भी मैंने आप लोगों को बताया है कि इन्होंने, गाइल्स महोदय ने कहाँ बताया, इन्होंने हंगरी, आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो हंगरी बताया है, ठीक है। इसे आप लोग याद रखना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दयानंद सरस्वती। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वैदिक काल में राजनीतिक आयुओं का आरोही क्रम क्या है। मतलब इसका असेंडिंग ऑर्डर आप लोग को करना है, मीन्स सबसे छोटा से सबसे बड़ा, ठीक है। तो ये भी मैंने आप लोगों को करवाया है। सबसे पहला ऑप्शन देखिए, बोल रहा है कुल जन विश्व ग्राम राष्ट्र। सेकंड बोल रहा है कुल ग्राम विश्व जन राष्ट्र। थर्ड बोल रहा है कुल जन ग्राम विश्व राष्ट्र। फोर्थ बोल रहा है कुल ग्राम जन विश्व राष्ट्र, ठीक है। तो ये तो हम लोग को पता है कि सबसे बड़ा क्या होता है वो राष्ट्र होता है, तो राष्ट्र तो सब में है। और सबसे छोटा क्या होता है, कुल होता है, कुल भी सब में है, ठीक है, कुल भी सब में है। तो अब हमें इन सब के बारे में देखना है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी, कुल ग्राम विश्व जन और राष्ट्र। मैंने आप लोग बताया सबसे छोटा जो होता था वो कुल होता था, है ना। कुल परिवार को भी बोला जाता है ना। और कुल के बाद एक परिवार, मतलब एक परिवार और कई सारे परिवार मिलकर के क्या बनते हैं, तो गांव बनते हैं, ग्राम बनते हैं, है ना। तो कुल के बाद क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, ना कि जन होगा। और थर्ड हो जाएगा विश्व। ग्राम का जो हेड होता था उसे ग्रामणी कहा जाता था, है ना। थर्ड है विश्व। बहुत सारे ग्राम मिल करके, बहुत सारे गांव मिल करके एक विश्व बनता था जिसका हेड होता था विश्वपति। वर्तमान में हम अगर कहें तो वो एक जिला होता था, एक डिस्ट्रिक्ट होता था, है ना। उसके बाद बहुत सारे विश्व मीन्स बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट बन करके एक जन होते थे, मीन्स एक राज्य बन गए, ठीक है, जिसके हेड को, जन के हेड को जनपति कहा जाता था। और एक बहुत सारे राज्य मीन्स बहुत सारे जन मिल करके क्या बन गए, एक राष्ट्र बन गए, ठीक है। तो इसका जो सही ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा कुल ग्राम विश्व जन और राष्ट्र, ठीक है गाइस। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस विद्वान का विचार है कि आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सैंधव था, ठीक है। फिर वही क्वेश्चन आ गया कि सप्त सैंधव किस विद्वान ने कहा है कि आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सैंधव था। देखिए अगर हम ऑप्शन में देखें तो सबसे पहला बोल रहा है ब्रांडेडस्टाइन। सेकंड बोल रहा है नेहरिंग। थर्ड बोल रहा है एसी दास। फोर्थ बोल रहा है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एसी दास, मीन्स इसका अविनाश चंद्र दास, है। जो सप्त सैंधव का स्थल किसने बताया है, वो बताया है एसी दास ने, है ना। अगर हम ऑप्शन की ओर चलते हैं तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, ब्रांडेस्टाइन। तो ये ऑप्शन तो हमने पढ़ा ही नहीं है जब मैंने आप लोगों को पूरा चार्ट बताया है, तो ठीक है। एक नेहरिंग, हाँ नेहरिंग हमने पढ़ा है। तो नेहरिंग ने कहाँ बताया है, नेहरिंग ने बताया है दक्षिणी रूस, ठीक है। इसने कहाँ बताया है, इसने दक्षिणी रूस बताया, ठीक है गाइस। एक बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ बताया है, इसने बताया है उत्तरी ध्रुव, उत्तरी
ध्रुव। ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंधु घाटी में कौन से नगर में घरों का प्रवेश द्वार सड़कों की ओर था। सड़कों की ओर। तो ये जब मैं आप लोगों को सिंधु घाटी की सभ्यता करवाती थी तो तब मैंने आप लोगों को बताया था कि वहाँ के जो नगर मतलब वहाँ के नगर में जो घर हुआ करते थे वो उनके जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर मीन्स मुख्य मेन रोड की ओर ना खुल करके उसके अपोजिट साइड खोलते थे। ठीक है गाइस। जैसे कि रोड हो गए तो यहाँ पे जो घर बने हुए होते थे। सर मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। मीन्स यहाँ पे जो घर बने हुए होते थे है ना। तो इसका जो दरवाज़ा था वो रोड की ओर ना होकर के घर के अपोजिट साइड होता था गाइस, है ना, घर के पीछे होता था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो और इसका एक कारण क्या था, क्योंकि रोड पे आजकल देखिए बहुत सारे प्रदूषण होते हैं, है ना। गाड़ी मतलब कार वगैरह चल जाए तो कुछ भी होता है, तूफान वगैरह आता है तो रोड पे बहुत सारे पॉल्यूशन होते हैं और उसी से बचने के लिए जो दरवाजे होते थे वो पीछे की ओर खुलते थे ताकि उन लोगों को पॉल्यूशन से नुकसान ना हो, है ना। तो यहाँ अपोजिट पूछ रहा है कि वहाँ का जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो घरों का प्रवेश द्वार था, दरवाज़ा होता था, वो सड़कों की ओर था, है ना। तो कोई एक ऐसा स्थल है जहाँ पे घर जो मुख्य सड़क मतलब पीछे की ओर ना होकर के सड़कों की ओर था, तो वो था लोथल, है ना। लोथल ऐसा जगह ऐसा मतलब स्थल है कि जहाँ पे जो घर हुए करते थे वो उसके जो दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़क की ओर होते थे। बाकी जितने भी साइट्स मिले हैं, है ना गाइस, जैसे कालीबंगा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चंदहुदड़ो हो गया, है ना, धौलावीरा हो गया, इन सभी साइट्स में जितने भी मतलब नगर थे उसमें जो घर होते थे वो पीछे की ओर उसके दरवाजे खुलते थे। लेकिन जो लोथल था वो एकमात्र ऐसा स्थल है जिसके दरवाजे जो थे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। इसको आप लोग याद रखना है। ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो में बना सबसे बड़ा भवन कौन सा था। मोहनजोदड़ो में, है ना। तो मैंने आप लोग को बताया है कि वहाँ पे दो मुख्य नगर मतलब दो मुख्य भवन मिले बड़े बड़े। एक स्नानागार मिला है, एक अन्न भंडार मिला है। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते। सबसे पहले ऑप्शन बोले सभा करने की बैठक, स्नान गृह, आयताकार भवन, अन्न भंडार। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो मैंने आप लोग को ये सारा बताया नहीं। सभा करने की बैठक ये चीज़ नहीं मिली है, आयताकार भवन ये भी नहीं है। वहाँ पे दो मुख्य बड़े बड़े भवन मिले, एक स्नान गृह, एक अन्न भंडार। अब इन दोनों में आप लोग को पता करना है कि सबसे बड़ा कौन हुआ करता था। ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग अन्न भंडार का देख ले तो अन्न भंडार जो था वो भी काफ़ी बड़ा था गाइस, है ना। वहाँ पे मीन्स अन्न बहुत सारे अन्न रखे जाते थे। कब के लिए कि वहाँ जैसे अकाल वगैरह, अगर कभी अकाल हो जाता है तो कभी आपदा वगैरह आती है तो उसमें लोगों को ये उपलब्ध कराने के लिए अन्न भंडार। ठीक है। लेकिन इससे भी बड़ी एक स्नान ग्रह मिली है, इसको याद रखना है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्नान ग्रह। और एक ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, है ना। यहाँ पे मीन्स ये धार्मिक उद्देश्य के लिए यहाँ पे स्नान किया जाता था, ऐसा विद्वानों का मानना है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्नान गृह। ये आप लोग को याद रखना है क्योंकि इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है गाइस कि सबसे बड़ा अन्न भंडार था या स्नान गृह था। तो इसे याद रखना है कि सबसे बड़ा जो था वो था स्नान गृह। अगर सेकेंड नंबर में पूछा जाए तो वो था अन्न भंडार। ठीक है। तो अगर आज के लिए इतना ही था गाइस क्वेश्चंस। बाकी मैं आप लोगों को करवाऊँगी, है ना। कल हम लोग महाजनपद एज पढ़ लेंगे। ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ और पढ़ना होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं वो भी आप लोगों को करवा दूँगी किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न होगा तो। ठीक है। और आप लोग को मेरी प्रीवियस क्लास देखनी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग जा कर के देख लेना। ठीक है। उसमें आप लोग को पूरी नोट्स मिल जाएगी। और मेरी क्लास अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है गाइस। प्लीज़ लाइक करना और जो नए हैं मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब भी करना। ठीक है। प्लीज़। और ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।